हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 13 और इसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस लेक्चर में हम जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो जेईई मेंस में आ चुके हैं कॉन्सेप्ट, जो आने की संभावना है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस होंगे। और उसके बाद अगले ही इसी के दूसरे सेगमेंट में इसका जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आप मे वाला अटेम्प्ट जो है टारगेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आपको कंप्लीट थ्योरी समझनी है, तो इस चैनल पे सीबीएसई वाले सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। आप कहोगे कि सर हम सीबीएसई वाला क्यों पढ़ेंगे, हम तो जेईई मेन के लिए टारगेट कर रहे हैं। थ्योरी इतने अच्छे से कवर की है कि सही क्वेश्चंस के साथ जेईई एडवांस भी निकाला जा सकता है उससे। ठीक है, तो आप वो थ्योरी वाला लेक्चर ज़रूर देख सकते हैं यदि आप मे वाले अटैम्प्ट के लिए फोकस कर रहे हैं। तो यदि आप अप्रैल वाला अटैम्प्ट फोकस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं क्विक रिवीजन चाहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स का, सारे फॉर्मूलेस का, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, और जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल सेम ही है कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले भी लगभग सेम जैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जिसका सिंबल होता है फाई बी से भी लोग कहते हैं इसको, और कई कई जगह इसको फाई एम से भी दिखाया जाता है, कई कई जगह इसको सिर्फ फाई भी कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं फाई यूज कर रहा हूँ। फाई इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी एरिया से यदि फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी तो वहाँ पे जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी मोर, और फ्लक्स यदि कम है तो इसका मतलब फील्ड लाइंस कम है। समझ गए, इधर से इधर, इधर से इधर, कैसे भी, ये कम तो ये कम, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा। इसको निकालने का तरीका, इसको डिफाइन कैसे किया गया है वो आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, छोटा सा एरिया है, इमेजिनरी एरिया, इमेजिनरी एरिया है, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो मान लीजिए इस तरफ है। ये इसका एरिया वेक्टर है, डी ए वेक्टर मैं इसको कह सकता हूं, या डी एस वेक्टर भी आप इसको बुला सकते हैं, और डी एस वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस तरीके से जो है वो बाहर निकल रही हैं, और एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस एरिया वेक्टर का जो है वो थीटा के बराबर है। तो हम डिफाइन करते हैं कि छोटा सा फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से निकल रहा है इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। बी डी एस कॉस थीटा इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। बी डी एस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डी एस, इसे लिखा जा सकता है। सो बी डॉट डी एस इसे हम लिख सकते हैं डी फाई को, और यदि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो हमारे पास बन जाता है टोटल फ्लक्स। यदि हमारे पास और कंप्लीट एरिया से हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स, तो फॉर्मूला आपको मिलता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, या इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ बी एस कॉस थीटा। ठीक, तो ये आप बी डी एस कॉस थीटा, तो ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला मिलता है। अब इसमें आपको एक चीज़ यहाँ समझनी है कि क्या है कि यदि मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, यदि मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, यानी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो वो वैल्यू जो है लिखी जाती है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, और ये आता है आपके पास 0 के बराबर। तो ये रिजल्ट जो है आप याद रखें कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो वो वैल्यू आती है 0 के बराबर। क्लोज्ड सरफेस के अंदर से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें और अगला पॉइंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड जो है उस रीजन में कांस्टेंट है और हम एक प्लेनर सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, इफ बी वेक्टर इज कांस्टेंट, बी वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, एंड
देन फ्लक्स थ्रू प्लेनर सरफेस प्लेनर एरिया इज इक्वल टू बी डॉट एस, या इसको बी एस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ये फ्लक्स की वैल्यू होती है और यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आपको इस्तेमाल आने वाला है जेईई मेन के लिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा सरफेस है लाइक दिस, एक प्लेनर सरफेस है साहब, प्लेनर सरफेस है और इसका एरिया जो है वो ए है, तो हम बता सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, एंगल इनके बीच में थीटा है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स की वैल्यू बता सकते हैं, फ्लक्स कितना होगा, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई भी इंटीग्रेशन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीखते हैं लेंज लॉ और फैराडेज लॉ का जो आपके पास रूल है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई एरिया है और उस एरिया के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यदि चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उस आपके पास जो एरिया है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ इंड्यूस की जो वैल्यू होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है जिससे उस ईएमएफ के द्वारा उस कॉज का अपोज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। यहाँ पे डी फाई बाय डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हुआ, ये जो इसका कॉज है उस कॉज का ही अपोज करता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकने की कोशिश रहती है। इस तरीके से ईएमएफ वहाँ पे इंड्यूस होता है। यदि मान लीजिए वहाँ पे सर्किट बना हुआ है, यानी कि करंट फ्लो होने की जगह है, तो करंट जो इसमें फ्लो होता है उसमें वो होता है उसकी वैल्यू E बाय आर के बराबर। तो यहाँ पे आ जाए आपके पास माइनस ऑफ 1 बाय आर डी फाई बाय डी टी। यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या है, टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है। यदि किसी सर्किट में n टर्न्स दे रखे हैं, किसी एरिया में n टर्न्स हैं, तो उसमें n टाइम्स डी फाई बाय डी टी आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका सब एरिया। यदि आप निकालना चाहते हैं यहाँ से पावर, आप निकालना चाहते हैं पावर, सो पावर का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, या आप वी स्क्वायर बाय आर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वी इंटू आई आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मान लीजिए सर्किट है, सर्किट में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ईएमएफ डेवलप होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, करंट की वजह से पावर लॉस हो रहा है, पावर लॉस की वजह से हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट बताइए इतने से इतने समय के बीच में कितना हीट जनरेट होने वाला है। तो हीट का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, हीट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, या आप यूज कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। फ्रॉम 0 टू टी आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको हीट जनरेटेड मिल जाने वाली है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं जेईई मेंस में। हीट जनरेटेड आप कैसे भी करके फ्लक्स में चेंज निकाल लीजिए, फ्लक्स में चेंज से करंट पता चल जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ये V का मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड ही है और आप इस फॉर्मूले से हीट जनरेटेड निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड, EMF induced in a conductor, तो मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और यहां पे एक आपके पास कंडक्टर है और वो कंडक्टर की खास बात क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है और इसकी जो मूवमेंट की जो रेट है यानी वेलोसिटी जो है वो V के बराबर है।
मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है B के बराबर है। तो इस कंडक्टर के अंदर एक EMF डेवलप होता है और उस EMF की जो वैल्यू होती है वो होती है BVL के बराबर। BVL उसका मैग्नीट्यूड होता है। BVL क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये किसके लिए फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है। अब कहेंगे सर यदि EMF डेवलप होगा तो उसकी एक पोलैरिटी छोटी होगी, एक पोलैरिटी बड़ी होगी। इसका मतलब कि एक कम पोटेंशियल पे होगा एक एंड और दूसरा एंड जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं। पोलैरिटी कैसे देखी जाती है? पोलैरिटी देखने का तरीका ये है कि आप V क्रॉस B देख लीजिए। V क्रॉस B जो है जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में ही आपको ये बैटरी की पोलैरिटी बनानी है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। सो V क्रॉस B यदि आप देखते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में आपको मिल रहा है। इसका मतलब इस रॉड के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इस तरीके से EMF जो है इंड्यूस होने वाला है। ठीक है साहब। अब यदि आपके पास ये जो एक स्ट्रेट कंडक्टर दिखा रखा है, यदि वो एक रैंडम शेप का कंडक्टर हो तो क्या करना है? तो यदि आपके पास रैंडम शेप का कंडक्टर है, मान लीजिए इस तरीके का कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो एंड पॉइंट्स हैं उनका नाम AB मैं रख देता हूँ और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, वेलोसिटी है इस तरफ। तो आपको क्या करना है कि ये जो दो कॉर्नर्स हैं, दो एंड्स हैं, इन दोनों को मिला दीजिए। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कि हम यहाँ से L इफेक्टिव निकालते हैं। तो ये इन दोनों को आप मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया इनको साथ। ये जो पूरी लंबाई कहलाती है वो L इफेक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है? L इफेक्टिव कहलाती है। और अब आपको क्या करना है? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कीजिए। एक कंपोनेंट L इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक कंपोनेंट L इफेक्टिव के पैरेलल होना चाहिए। तो मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देता हूं। एक कंपोनेंट कहलाएगा V परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट कहलाएगा V पैरेलल। और ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी आपके पास? L इफेक्टिव। तो इस तरीके के कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है B इंटू V परपेंडिकुलर इंटू L इफेक्टिव। B इंटू V परपेंडिकुलर इंटू L इफेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें भी डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है? इसमें डायरेक्शन देखने का तरीका है वही कि V क्रॉस B देख सकते हैं। यहाँ से आप V क्रॉस B जो है आपको पोलैरिटी देने वाला है। तो देखिए इसमें कि वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सो V क्रॉस B कहीं ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर की डायरेक्शन में तो नहीं बनेगा, बट इस तरीके से आपको पोलैरिटी मिलने वाली है। इस तरीके से आप एक बैटरी से उसे रिप्लेस कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा सही। ठीक है, ऐसा हो चाहे रैंडम शेप का हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि ये L इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। L इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से आप B इंटू V परपेंडिकुलर इंटू L इफेक्टिव से आप EMF निकाल सकते हैं। पोलैरिटी आपको देखना ही गया दैट V क्रॉस B से पोलैरिटी देखी जा सकती है। यहाँ देखिए कि आपके पास एक मेटल की रॉड है। एग्जाम्पल है, इसको फॉर्मूले की तरह आप याद रखेंगे। एक मेटल की रॉड है, थिन है साहब, और इसकी लंबाई जो है L के बराबर है। एक एंड से इसको हिंज कर दिया जाता है, इसको रोटेट किया जाता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। और इस पूरे रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आपको ये बताना है कि इस रॉड के अंदर कितना EMF इंड्यूस होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 के बराबर EMF यहाँ पे इंड्यूस होता है। और आपको डायरेक्शन यदि देखनी है तो आप क्या करिए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, उसकी वेलोसिटी देखिए किस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो V क्रॉस B जो है जिस डायरेक्शन में आएगा, V क्रॉस B इधर की डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ऐसे पोलैरिटी आपको मिलने वाली है। हिंज वाला पॉइंट जो है इस वाले केस में वो हायर पोटेंशियल पे होगा, एंड वाला पॉइंट जो है वो कम पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पे होने वाला है। तो आपको क्या करना है पोलैरिटी देखने के लिए? किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी आप देख लीजिए किस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए उस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में है, और V क्रॉस B की डायरेक्शन में ही आपको
पोलैरिटी मिल जाएगी। V क्रॉस B जिस तरफ होगा उस तरफ ही पॉजिटिव एंड जो है फेस कर रहा होगा। ठीक, तो ये B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला आपको मिलता है। अब सेम फॉर्मूला आपको मिलता है यदि आप इस रॉड की जगह एक मेटल डिस्क ले लेते हैं। यदि आप यहाँ पे एक मेटल डिस्क ले लें, क्या ले लें, एक मेटल डिस्क, और इसको रोटेट किया जाता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B के बराबर है। और तो इसमें जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल्स टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ये EMF जो है ये सेंटर हिंज पॉइंट और किसी भी पॉइंट जो सरकमफेरेंस पे है, ये मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, सो ये VA माइनस VB की वैल्यू है सर, ये VB माइनस VE की वैल्यू है और ये वैल्यू आती है आपके पास E के बराबर। तो यदि आप ये वाला क्वेश्चन आपने कर रखा है और तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि इसका EMF जो है कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला कहाँ से आया B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और यदि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैं इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।